सो हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। समझता हूँ मैं फेस्टिवल सीजन है, पर आपको पढ़ाई आपकी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रैपिड न्यूज एनालिसिस का लेक्चर 7 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 13 अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस रही है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा इंडेक्स रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या न्यूज हम कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूज अपनी रहेगी टी बोर्ड से रिलेटेड एक शॉर्ट आर्टिकल आया है। उसमें बेसिकली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट रहेगी, वो हम कवर करेंगे कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से वर्ल्ड में, इंडिया कहाँ होल्ड करता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ। तो ये सब डिस्कस करेंगे। और टी बोर्ड है जो जिसके बारे में बात करनी है, वो कहाँ पे लाई करता है। देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड जो सिकल सेल डिसीज है, वो आज का एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना ही हुआ है। यहाँ से आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर आंसर राइटिंग ऑल्सो। देन हम डिस्कस करेंगे हम सफर पॉलिसी के बारे में। नितिन गडकरी जी ने एक स्कीम पॉलिसी नई लॉन्च करी है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या फर्दर उसमें इम्प्लीकेशन या प्रोविजंस आए हैं, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे एक दिल्ली जू से रिलेटेड है। दिल्ली जू को बैन लगा दिया है वाजा ने, WAZA ने। क्यों लगाया है, क्या है वाजा, वो हम आगे देखेंगे। देन आपका ओला ओला स्कूटर जो बनाती है, उस पर CCPA ने क्या फर्दर एलिगेशन ये बैन या कुछ लगाया है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि पहले देखिए CCPA है क्या, ठीक है। देन आपका इसराइल बैन ऑन, पिछली पिछली न्यूज में भी हमने, पिछले दिन की न्यूज में भी कवर करा था कि इसराइल ने बैन लगा दिया है ऑन द UN चीफ। वो इसमें फर्दर डेवलपमेंट क्या हुई है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पर आज के जो एनालिसिस है, उसमें हमने है ना इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ आपका AIR ऑल इंडिया रेडियो प्लस आपका इंडिया टाइम्स या टुडे टाइम्स भी बोलते हैं उसको, हमने कवर करा है आज। एक्स्ट्रा न्यूज वहां से भी उठाई है क्योंकि इंपॉर्टेंट लगी थी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे द हिंदू के आज का फ्रंट पेज रहेगा। इसमें हम एज एग्जाम पर्सपेक्टिव कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि जो इसराइल ने बैन लगा UN चीफ के ऊपर, UNSC के, उसमें फर्दर डेवलपमेंट हुई है कि उन्होंने सपोर्ट के लिए जो जो आपका UN चीफ है, या UN उंगा भी बोल सकते हैं, उन्होंने सपोर्ट या किसी एलिगेशन के खिलाफ एक लेटर साइनिंग की बात करी थी। उसमें इंडिया ने साइन नहीं करा, एक न्यूट्रल स्टांस लिया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आपके जो वेस्ट बंगाल में हीनियस क्राइम हुआ था, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, बट अभी फिलहाल के लिए हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं होगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। ये आपके आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी, क्या टी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। अपने द हिंदू में इसके ऊपर आर्टिकल आया है छोटा सा आज, तो देख सकते हो क्या है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एम्स टू डबल एक्सपोर्ट बाय 2047। तो जो अपना टी बोर्ड है ना, उसने प्रिडिक्शन करी है कि कहीं ना कहीं जो अपना एक्सपोर्ट है ना, वो 2 टाइम्स बढ़ने वाला है 2047 तक, ठीक है। पर यहाँ पे जो टॉपिक है ना, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले हम टी के बारे में बात करेंगे, देन आपके देखेंगे व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, देन आपका प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन आपका टी बोर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं टी के बारे में। तो टी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो टी है ना, वो कौन से प्लांट से उगती है। देन आपका कैमिला सीनियस, ये वन डे एग्जाम या वन लाइनर टाइप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। देन आपका बोला जाता है कि वाटर है आपका फर्स्ट नंबर पे फॉर द मोस्ट कंज्यूम ड्रिंक, सेकंड नंबर पे आपका टी आता है, ठीक है। थर्ड आप बताइएगा कौन सी है। देन हम ओरिजिनेशन की बात करेंगे कि टी का इजाद या इन्वेंशन बोल लो या ओरिजिनेशन बोल लो, कहाँ से हुई है। तो इसके लिए स्टोरी बोली जाती है कि जो चाइना के कोई रूलर थे, वो है ना किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। वो पेड़ बोला जाता है टी का था, तो उसके नीचे बैठ के वो पानी उबाल रहे थे किसी घड़े में। अचानक से है ना कोई पत्ती, टी की पत्ती आके उस घड़े में गिर जाती है गर्म पानी में। देन वो उसको कंज्यूम करते हैं तो उनको वो टेस्टी लगती है, तो वहां से बोला जाता है कि टी का ओरिजिनेशन हुआ। तो दैट वाज स्टोरी 5000 ईयर्स अगो, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट आपका इंडिया और नॉर्थ म्यांमार में सबसे ज्यादा आई थी पहले, साउथ वेस्ट चाइना की तरफ से। इंडिया में तो बोला जाता है कि कौन लेके आया था, इंडिया में अपना लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन वाले लेके आए थे इंडिया में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो वहां से वो चाइना से आपके टी के पत्ते लेके आए थे फॉर प्रोडक्शन, फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। क्योंकि फेवरेबल कंडीशन थी ना इंडिया की, वो हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशन थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टी। ये तो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द ग्रोथ। तो पहला आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इसको कैसा चाहिए होता है, इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, जो अपने इंडिया में बना रहता है। एंड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल आर द फेवरेबल कंट्रीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट। देन हम बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या फेवरेबल होता है, टेम्परेचर आपका आइडल रहता है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। और 35 से ज्यादा और 10 से कम है तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है फॉर द उसके पेड़ के लिए, जो ठीक है, जो नीचे पेड़ होता है, ठीक है। देन आपका रेनफॉल की बात करें तो 150 से 300 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको, काफी अच्छी रेनफॉल चाहिए। दैट्स वाई, मतलब इसीलिए ना कहीं कोस्टल रीजन में अपने इंडिया के उगाया जाता है और आपका नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे इतनी रेनफॉल होती है।
ठीक है। और ऐसा बताया कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, ये नहीं कि एक टाइम पे होकर रुक जाए, नहीं, पूरे ऑल ओवर द ईयर रहनी चाहिए। तो वो अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कोस्टल स्टेट्स में ही देखा जाता है। देन सॉइल की बात करें तो इसको आपका स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए होती है विदाउट कैल्शियम, ठीक है, पोरस रहनी चाहिए। फ्री पर्कुलेशन वाटर मतलब है ना, इसके लिए ना पानी स्थिर नहीं रहना चाहिए। जैसे आपके चावल में होता है ना, चावल में हम खड़ा कर देते हैं चावल, तो वो पानी से वो ऐसी उसको कंडीशन चाहिए, पर टी के लिए ऐसा नहीं, उसके लिए ठहराव नहीं चाहिए, उसके पानी को बहते रहना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कल्टिवेटेड ऑन द माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ से पानी आता है आपका, बह जाता है। ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे ये प्रोडक्शन क्या है, मतलब कितनी इसकी उपज हो रही है, वो हम इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड के लेवल पे बात कर रहे हैं पहले। तो आगे आ जाता है कि वो बता ही दिया, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड आपका इंडिया आ जाता है। देन आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, ये बता ही रखा है यहाँ पे। चाइना है आपका फर्स्ट नंबर पे चाइना, देन सेकंड नंबर पे आपका इंडिया है। ठीक है। और जो एक्सपोर्टर के मामले में देखा जाए तो वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, क्योंकि कंज्यूम हम बहुत कर लेते हैं, देख रहे हो ना, लार्जेस्ट कंज्यूमर है। देन इंटरनेशनल टी डे कब बनाया जाता है आपका? 21 मई को आपका इंटरनेशनल टी डे बनाया जाता है। किसने आपका डेजिग्नेट आपका उंगा ने करा था इसको 2019 में। ठीक है। आप ये मैप के थ्रू देख सकते हो, कहाँ पर दो रीजन बता रखे हैं, मेजर ट्री कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज होती है और आपकी माइनर वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं अलग अलग रीजन में बता रखा है। देन आपका इंडिया ना कहीं मेजर वाले में कवर आता है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, बड़ा रोल आ जाता है इसका, इक्वेटर के लाए पास लाया करता है। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के टर्म्स में कैसा है टी प्रोडक्शन। तो इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, तो इंडिया में आप पाई चार्ट के थ्रू देख सकते हो। सबसे ज्यादा आपका असम में होता है, देन आपका वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटक है, देन अदर स्टेट है। देखो 51% है असम में। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका तमिलनाडु है, केरला है। ठीक। इन द टर्म्स ऑफ मैप आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपके हिमाचल और उत्तराखंड वाले एरिया में। देन अगर साउथ में आएंगे तो कर्नाटका में है, केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में तो सबसे ज्यादा है ही, बिहार में तो यहाँ पे ये है। देन आपका नॉर्थ ईस्ट तो फेमस है ही टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के मामले में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, और आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हो फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है। देन बात कर लेते हैं कि जिसके बारे में न्यूज सारी स्टार्ट हुई थी, टी बोर्ड। टी बोर्ड बेसिकली कहाँ पे लाई करता है अपने इंडिया का? तो इट इज पहले बात कर लेते हैं कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला है। क्वेश्चन आया था 2000 यूपीएससी में, आया था प्री में 2022 में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बता रखा है इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है आपकी? कंपोजिशन होती है 31 मेंबर मिलकर बने थे, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ठीक है, जिसमें टी प्रोड्यूसर है, टी ट्रेडर्स है, टी ब्रोकर्स, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव, ये सब लोग इसमें होते हैं, ट्रेड यूनियंस भी। देन इसमें बात करिए कि एवरी हर 3 साल में इसका निर्माण किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन करा जाता है, कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो ये अब बात कर लेते हैं हम टी बोर्ड के बारे में। मतलब जो बोर्ड ऑफिस है उसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। और आपके बाकी इसके छोटे मोटे ऑफिसर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देन आ जाता है आपका ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये लिख लीजिएगा आप साइड में कहीं। ठीक है, देन आपका 2 ओवरसीज ऑफिस का, एक आपका इसका दुबई में और एक आपका इसका मॉस्को में। फोटो में आप देख ही सकते हो, अपना हेडक्वार्टर है कोलकाता का। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन जो आया था ना यूपीएससी प्री में, आया था आपका 2022 में। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्या पूछा था उन्होंने। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा था फर्स्ट को स्टेटमेंट बेस्ड था। फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि टी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने आपको अभी बताया था। देन आपका आता था कि इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। थर्ड आपकी टी बोर्ड हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन बैंगलोर। देन आपको फोर्थ बताया था कि इट हैज ओवरसीज ऑफिस दुबई एंड मॉस्को। तो इसमें से आप बताइएगा, क्या मैं भी अभी आपको बता देता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट तो सही है, मैंने बताई थी। देन आपकी ये स्टेटमेंट भी सही है, अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में बताइए। ये आपका गलत है, ये आपका कहाँ लाई करता है? ये आपका करता है कोलकाता में। ठीक है, और इसमें कौन सी ये मिनिस्ट्री गलत बता रखी है? मिनिस्ट्री आपकी नहीं, इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो कौन सा हो जाता है इसका आंसर? हो जाता है डी। तो देख सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। तब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे न्यूज़पेपर। इसके ऊपर मैंने एक एक्सप्लेन सीरीज में वीडियो भी बनाई थी, काफी मतलब होलिस्टिकली मैंने उसमें ना हर टॉपिक कवर करने की कोशिश करी कि उसमें इंडिया का भी पर्सपेक्टिव बताया कि इंडिया में व्हाट इज द सिचुएशन, और उसमें सिकल सेल डिसीज। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट वाज द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में बात करिए कि छत्तीसगढ़ में ना केस देखे जा रहे हैं बहुत सारे सिकल सेल डिसीज के। क्योंकि मैंने बताया भी है कि ये डिसीज है ना आपके ट्राइबल एरियाज में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ट्राइबल एरिया के लोगों में ज्यादा है। अभी हम आगे आपको बात करेंगे कि होता क्या बेसिकली एसटीडी है क्या। ठीक है,
आर्टिकल में तो यही सब बताया गया है कि डाटाबेस में बात करिए कि छत्तीसगढ़ जैसे एरिया या जो भी आपके ट्राइबल एरिया है ना वहीं पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके लिए वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में इसको टैग कर दूंगा। इसको थोड़ा मैंने होलिस्टिकली कवर करी, यहाँ दोबारा रिपीट करने का बात को फायदा नहीं है। बट अभी मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली है क्या। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक मिनट। ये रहा आपका, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये हिंदू में भी उस टाइम भी एक आर्टिकल आया था जिसके थ्रू मैंने इसको कवर करा था। देन हाँ, इसमें बात करिए कि सिकल सेल डिसीज होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। बाकी आप एक्सप्लेन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे काफी आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यही है वो वीडियो की स्लाइड। तो इसमें बात करें कि सिकल सेल इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिकली मतलब कहीं ना कहीं फैमिली या आपके जेनेटिक जीन्स में कुछ फेरबदल हो जाते हैं, उसकी वजह से हमको सिकल सेल डिसीज। इसमें होता क्या है, होता है कि जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी की बेसिकली शेप है ना, ये होती है राउंड। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी शेप होती है राउंड। पर जब ये एससीडी होता है, एससीडी वाले में जो है ना आपकी जो शेप होती है ना क्रिसेंट शेप हो जाती है, ऐसा ना हाफ मून टाइप शेप हो जाती है। यहाँ पे वही बताया गया है, देखो। और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना, प्रॉब्लम होती है आपकी, ये देखो, ये नॉर्मल आरबीसी और ये आपका सिक्कल वाली बीमारी से ग्रसित आरबीसी। इसमें देख सकते हो आप कैसा डिसीज है, ये जो आपके फ्लो है ना, ये आपका देखो नॉर्मल आरबीसी का है, तो ये इजीली फ्लो करा है। पर जो सिकल सेल वाली होती है ना, इसमें देखो ये ऐसी शेप हो जाती है जिसकी वजह से ना ब्लॉकेज प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो जिस पार्ट में ये ब्लॉकेज प्रोड्यूस करते हैं ना, वहाँ पे खून कम जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ना पेन होने लग जाता है उस पार्ट में। तो दैट इज आपका सिकल सेल डिसीज। यहाँ पे बता रखा है कि इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो, इसकी वजह से सेवर पेन होता है और आपके अदर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। बताइए रखा है, पेन होता है, एनीमिया, देखो खून नहीं पहुंच रहा, तो एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, बेसिकली खून की कमी। तो जिस पार्ट में खून नहीं पहुंच रहा था, एनीमिया, देन आपका काफी और इन्फेक्शन होने के चांसेस आ जाते हैं। आपको कोई भी छोटी सी बीमारी होगी ना, तो आपकी बॉडी उससे है ना कोप अप ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये आपके बता रखे, बाकी देख सकते हैं। देन आपके कुछ टाइप बताए थे कि ये दो टाइप की होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल क्राइसिस। वही बता ही दिया मैंने कि जो होता क्या है कि जो सेल होते हैं ना, जो सेल जो सिकल सेल होते हैं वो है ना जल्दी कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाते हैं, तो दैट कॉज ब्लॉकेज और कॉज पेन। वो इसमें बताया गया। देन आपके सिम्टम आप देख सकते हैं, सिम्टम बताए रखे कि इस वजह से पेन होता है, आपका एनीमिया होने का खतरा होता है, स्वेलिंग हो जाती है उस बॉडी पार्ट में, इन्फेक्शन ज्यादा होने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। प्यूबर्टी की एज आपकी यहाँ पे प्यूबर्टी के लिए भी बता रखा है कि प्यूबर्टी लेट से आती है बच्चों में। देन आपका विजन, जो आपकी नजर होती है दूर की या पास की, वो कमजोर होने लग जाती है अकॉर्डिंग टू द एज। देन आपका जॉन्डिस हो जाता है, पीली पड़ जाती है बॉडी, फटीग, थकान जल्दी होने लग जाती है। यहाँ पे डायग्राम में भी सेम ही चीज बताई गई है। ठीक है, देन ये बच्चे का एग्जांपल दे गया है कि पेन होता है, देन आपका एनीमिया होता है और आपका जॉन्डिस होने लग जाता है, पेन होने लग जाती है। ये आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करी गई थी कि कैसे हम, तो बेसिकली है ना मेन तो यही यूज होता है, हाइड्रोक्सी यूरिया और आपका जीन थेरेपी होती है, ये आपके बेसिकली इसमें यूज होती है। वो कैसे होती है कि इसमें मतलब बताया गया है कि आपका जो हम है ना क्या कहते हैं, जो सिकल सेल डिसीज होता है ना, उस वाले, ये देखो, देख सकते हो ना, ये कहीं ना कहीं वो वाला जीन है जिसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं उस वाले को, इन्फेक्टेड वाले को, देन उसमें म्यूटेशन करके किसी हेल्दी पर्सन का हेल्दी वाला डाल देते हैं उसको। सिकल सेल ट्रेट है, उसको उसको ऊपर क्या करता है, जो हेल्दी वाला है वो अनहेल्दी वाले को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर उसको हम दोबारा इम्प्लांट कर देते हैं बॉडी में। तो देन आपका वो पर्सन से ठीक हो जाता है, ये बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो मेन आपका स्टेम, आपकी स्टेम सेल्स यूज होते हैं इसमें। तो आपका जीन थेरेपी होती है, तो आपका ट्रीटमेंट का नाम हो जाता है आपका हाइड्रोक्सी। बाकी मैंने इसमें बताया था कि इंडिया की व्हाट इज द करंट सिचुएशन, तो ये है कि 15,000 से लेकर 25,000 बच्चे अभी भी जो पैदा हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सिकल सेल डिसीज होती है। मेनली आपका ट्राइबल कम्युनिटी में पाया जाता है, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक रीजन। मैंने आपको चैलेंजेस बताया था कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, क्यों हम फिर भी फाइट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मेन रीजन आपके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, एक तो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, देन आपका इनकन्सिस्टेंसी है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबिलिटी का प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता। देन आपका कई सारे रीजन है कि कहीं ना कहीं कल्चरल बिलीफ, अभी जो कल्चरली जो हम ट्रीटमेंट आज से ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज करते हैं ना, उन पे हम ज्यादा रिलाय करते हैं उसके पर, उनमें ना इसके लिए एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है नहीं अभी। ठीक है, ये इतिहास। तो हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे, जब हम अपना एनालिसिस कर रहे थे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट। ठीक है, हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ देखो, ये आज की है। तो ये हमारी आज की थर्ड न्यूज रहेगी। क्या है, हम सफर पॉलिसी के बारे में। हम सफर पॉलिसी के लिए ये देखो ना, ऑल इंडिया रेडियो में इसके लिए आर्टिकल आया था। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च करी गई थी स्कीम। ठीक है, तो आपने जो
रोड मिनिस्टर है ना आपके नितिन गडकरी जी, उन्होंने लॉन्च करी है। क्या है वो, देख ही रहे, बहुत एक अच्छे नेता है, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मतलब ऐसी मिनिस्ट्री में भी हमेशा डेवलपमेंट का स्कोप रखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बोला था कि दे आर लॉन्चिंग द हमसफर पॉलिसी हाई फॉर हाईवे ट्रैवल एंड बूस्टिंग वे साइड एमिनिटीज। ये कॉन्टेक्स्ट में यही बताया गया फॉर इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपका नेशनल हाईवेज। डे टू डे ने भी इसको कवर करा था, हम सब पॉलिसी लॉन्च वेल टू बूस्ट फैसिलिटीज ऑन हाईवे। अब हम इसका डिस्कस करते हैं कि बेसिकली है कैसे, प्रोविजन क्या है हम सब, तो व्हाट आर द की फीचर ऑफ द हम सफर पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं क्या, तो इसमें ना सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात करी है कि है ना, हम साफ सफाई जो आपके रोड, जैसे हाईवे होता है, हाईवे पे ना कहीं कहीं रेस्ट एरिया होते हैं, जैसे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर आपने ट्रैवल करा तो ऐसे रेस्ट एरिया होता है, तो उसकी बात करी है कि है ना, वहाँ पे अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटी दी जाएगी ताकि लोग वहाँ पे रुके और रेगुलरली इंटरवल पे रुके और फॉर द ट्रैवलिंग कन्वीनियंस रुके और अपना जो सैनिटेशन है, आपको वॉशरूम जाना है तो वो सब कर सके। देन आपके स्पेशली बेबी केयर रूम भी बनाए जाएंगे फॉर द बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए, अगर किसी माँ को जरूरत है देन आपके उसके लिए। देन एसेसिबिलिटी, कि अगर कोई इसका क्या बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, देन उसके लिए व्हील चेयर प्रोविजन भी वहाँ रखा जाएगा। देन आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे वहाँ पे, पार्किंग फैसिलिटी होगी, फ्यूल स्टेशन होंगे, देन आपका रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट्स भी होंगे वहाँ पे। देन आपका डॉर्मेटरी फॉर ड्राइवर, जो ड्राइवर है उनके लिए ना सोने की जगह भी बनाई जाएगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं ना, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो बहुत लोड में, आपको डेप्रीवेशन ऑफ स्लीप होता है, खाना सही से नहीं मिल रहा होता है, रोड वो भी बहुत लंबा ट्रैवल करना होता है, तो उनके लिए हम सोने की व्यवस्था ऐसे ऐसे स्टॉपेज भी बनाएंगे। ठीक है। बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है, मतलब होंगे फायदे क्या होंगे अल्टीमेटली। ठीक है, एट द ग्राउंड लेवल हो रहे हैं, पर ऐसा देखोगे ना आप, नेशनल लेवल पे भी इसके फायदे हैं। क्या, इससे बूस्ट टू लोकल इकोनॉमी, कैसे कि जो इसकी वजह से ना, तो जो पॉलिसी विल है ना, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ना रोजगार मिलेगा, किसको, जो वहाँ पे पेट्रोल पंप ऑपरेट होंगे, रेस्टोरेंट ऑपरेट होंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे। देन आप, दैट इज बेनिफिट फॉर लोकल बिजनेस ऑल्सो, भाई कहाँ पे रुकती है बीच में, तो जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं ना, वो भी अपना कुछ बिजनेस वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। देन आपका सेफ्टी एनहांस होती है इसकी वजह से, क्योंकि रेस्ट एरिया कहीं कहीं छोटे छोटे इंटरवल पे बन जाते हैं ना, तो दैट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑल्सो, और जो ड्राइवर थक जाते हैं उनके रेस्ट के लिए एरिया बन जाता है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सीडेंट होने के भी कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, सेफ्टी बढ़ जाती है हाईवे पे। देखा जाए तो है ना, क्यों हमें जरूरत है, जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है ना अपनी इंडिया की, शायद 15% के आसपास है, और जो आप चाइना के रिस्पेक्ट में देखोगे ना, वो अप्लाई करता है आपका 3 से 5% के आसपास। दैट्स वाई, मतलब इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है, जैसे किसी भी एक सामान को आप दूसरी A to B पोजीशन पे ले जा रहे हो, तो उसके लिए जो खर्चा आ रहा है ना, उसकी वजह से आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो वो हमें कम करनी है ताकि अपना प्रोडक्शन बढ़ सके और ऐसी चीजों में खर्चा कम हो। ठीक है। तो ये आती है आपकी, वो न्यूज़ खत्म हुई, आपकी थर्ड न्यूज़ है, ये हमने उठाई थी, आपके इंडियन एक्सप्रेस में आया था इसके बारे में। तो जो इस बात क्या कर रहे हैं कि जो दिल्ली का जू है ना, उसको वाजा ने, वाजा क्या होता है आपका, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम, उस पे बैन लगा दिया। देखो ये देख सकते हो, ग्लोबली बॉडी सस्पेंड दिल्ली जू मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप की वेलफेयर। क्यों, क्योंकि एलिफेंट का ये जो लोग है ना, ध्यान अच्छे से नहीं रख रहे थे। तो वाजा का काम, अभी हम वाजा के बारे में बात करेंगे कि वाजा है क्या, उसके फंक्शन क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो वाजा का रोल क्या है, इट हैज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ रोल ऑफ जूस एक्वेरियम इन कंजर्वेशन एजुकेशन रिसर्च। तो वाजा है ना, वो उसका काम है अपने जो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड जू देखना, जो एक्वेरियम्स है उनके, या भैया उनकी लोग सही से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमने लाइसेंस तो दे दिया पर उनका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, उनका कंजर्वेशन है, उनका ध्यान, एजुकेशन रिसर्च। देन अब बात करते हैं कि की पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम पर्सपेक्टिव के आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है न्यूज़ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, देन आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया था, फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन, देन उनकी अपॉर्चुनिटी टू, इसके लिए कि उनका ध्यान रखने का काम आपका जू, कोई वाइल्ड लाइफ है उसका ध्यान रखने का काम आपका वाजा का, फॉर दैट द वर्ल्ड लेवल। देन कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि वेरियस कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट ये चलाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन आपका लोकल कम्युनिटीज और कंजर्वेशन ग्रुप को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें कि क्या है, जू और एक्वेरियम के लिए हाई स्टैंडर्ड वेलफेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, ये सब इनका काम है देखने का। ऐसी चीज़ें ये ध्यान भी रखते हैं और खुद भी ऐसी जो की प्रोजेक्ट्स होते हैं लॉन्च करते रहते हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये इनका एक मेन मोटो हो जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े ना लोगों की कहीं ना कहीं जानवरों को लेके। देन आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने का काम होता है कि जो जू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कैन कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर, कि अगर कोई एक जानवर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं या फिर हमें ट्रांसफर करना है, तो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन, हम बात कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी वजह से अच्छा हो सकता है।
ठीक है। देन आपका बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भाई जो जू और एक्वेरियम आप किसी भी एरिया में बना रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व को तोड़ के बना रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है ना बेसिकली। मतलब वो अपने नेचुरल कंडीशन में रह रहे, तो उनको उठा के वहां से एक पिंजरे में डालना या अपने अकॉर्डिंग ताकि लोग देख सके, वो तो एक गलत चीज हो जाती है। तो उनका काम है इन सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, एक छोटी सी न्यूज थी। देन आता आपके आपकी नेक्स्ट न्यूज पे। इसमें क्या है कि जो ओला कंपनी है ना, ओला कंपनी ने जैसे नए आपने देखा वो स्कूटर बनाने स्टार्ट करे थे, बट बट कहाँ सही चल रहे हैं देखा जाता है ना। 60 to 70% जो उनके स्कूटर है ना, या तो सर्विस अंडर सर्विस है या किसी कंपनी के सर्विस सेंटर में ही पड़े या फिर खराब ही पड़े। ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स कह रही है। तो इसमें हुआ क्या, जो सीसीपी होता है ना आपका, कौन, आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इनका काम है कि भाई जो कंज्यूमर के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं उनके राइट्स के साथ। तो उस पे इन्होंने शो कोज नोटिस दिया है ओला को। ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है इंपॉर्टेंट के लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें बात करिए सीसीपी है क्या। तो सीसीपी इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश 2020 में, बहुत अभी रिसेंट ही बनी है। कौन से एक्ट के अंडर काम करती है आपके, इसके एक्ट के अंदर ही बनी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आपकी मिनिस्ट्री, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बनी है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो जाता है। ठीक है। तो इसकी हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। इसमें आते हैं आपके, बता रखा है कि इट हैज अ चीफ कमिश्नर एज अ हेड एंड ओनली 2 अदर कमिश्नर एज अ मेंबर। ठीक है, तो 1+2 का हिसाब है यहाँ पे बता रखा है कि। ठीक है। देन सीशीएल ने ये बता रखा है इसका फंक्शन के हैव टू इन्वेस्टिगेशन विंग की तरह काम करता है, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना, वो भी एज ए हेड की तरह इसमें काम कर सकता है, वर्क कर सकता है टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स। किसी एरिया में अगर कुछ कंप्लेंट आई तो एज ए डीएम भी वहाँ का डीसी है जो आपका जा सकता है फॉर द सीइंग द मैटर। ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये भी रिसेंट ही पावर दी गई है। देन फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर कोई शो कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी ये आपका सीसीपीए का काम है। ठीक है। देन आपकी ये आज की लास्ट न्यूज रहेगी, जो इजराइल है ना, देखा था ये आपके कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी, मैंने उसको कवर भी करा था अपने एनालिसिस में। तो कि इजराइल ने ना बैन लगा दिया था यूएन चीफ पे। यूएन चीफ आपके ये है। ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूज है, ये है ना गुटरेस आपका, एंटोनियो गुटरेस, इनके ऊपर इन्होंने बैन लगा दिया था कि अगर आप हमारे कंट्री में घुसते हो तो वी विल अरेस्ट यू। तो उसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई है अभी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कि अब दोबारा बता देता हूँ मैं आपको क्यों बैन लगाया था, व्हाट वर द रीजंस। ठीक। तो इंडिया ने साइन नहीं करा है उस लेटर को, जो जिसमें सपोर्ट चाह रहा था यूएन। 104 नेशन ने तो सपोर्ट कर दिया था, पर इंडिया ने कोई साइन नहीं किया है, अपना न्यूट्रल स्टांस लिया है, एब्सटेन करा है देखा जाए तो वोटिंग से। ठीक है, वो हमारी मर्जी है ना हम कैसे करें। तो इसके खिलाफ आर्टिकल है। तो पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट वर द रीजंस, क्यों लगाया था बैन, वो हम देख लेते हैं। तो क्यों बैन लगाया था, क्योंकि है ना इसराइल, कहीं ना इसराइल बोलता है, इसराइल है ना बोलता है कि जो आपका हमास ग्रुप है ना, हमास है, ये सारे ना उनके ग्रुप, आपके ईरान के टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं ऐसे इसराइल वाले। ये हिजबुल्ला है, हुथिस है, ईरान है भी यार, ये सब कुछ ना कुछ कभी कभी चोरी करते रहते हैं, कभी किसी शिप पे डाका डाल देते हैं। ठीक है, तो इनके खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगाई कि ये सपोर्ट कर रहे हैं आपके कौन, यूएन वाले, इन ऑर्गेनाइजेशन को। भाई मैटर देखा जाए तो बताओ है क्या, जो आपका यूएन इक्वल्स टू यूएस होता है, तो यूएस के खिलाफ है ना इसराइल कहीं ना कहीं। और इसराइल यूएस के खिलाफ है तो वो आपके यूएन के खिलाफ भी, आपने वहां पे देखा ही होगा आपके रशिया यूक्रेन वॉर में भी तो ऐसा ही हो रहा है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा यूक्रेन के पास, अभी तक भी इतना लंबे टाइम तक भी वॉर लड़ रहा है, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है कहाँ से, यूएन आपका, यूएस वहां से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, वहां से नहीं दिख रहे लोगों को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं वो, ठीक है, पर ध्यान भी तो दो, कुछ कर भी तो नहीं रहे, रोक कहाँ रहे हैं उन चीजों को। तो उसी के ऊपर बात करिए कि इसराइल ने आपके अक्यूज ब्लेम लगाए थे यूएन के ऊपर कि ये सपोर्ट करते हैं। देन आपके इससे पहले भी बात करें कि एंटी इसराइल ब्लॉक होता है ना, जो एंटी इसराइल ब्लॉक है अरब और इस्लामिक नेशन का, उसको भी सपोर्ट करता है आपका यूएन। तो इस वजह से उन्होंने उसके जो हेड है आपका, जो यूएन का यूएनएससी है, उस पर बैन लगा दिया इसराइल ने। पर अब इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन की यूएनएससी, जो पर्सन है, कौन आपका पर्सन है और कहाँ से अपॉइंट होता है क्या है, तो हम बात कर लेते हैं। तो ये आपकी रोल की बात करें तो वो आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, की स्पोक्स पर्सन होता है किसका, आपका ऊंगा का। ऊंगा क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन, ये आपको बता रखा है, जनरल असेंबली। तो यहाँ पे जो आपका देखो, इलेक्ट तो ये करता है, पर आपका नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेट करता है आपका यूएनएससी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ से ऊंगा आता है, यहाँ से आपका यूएन। ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, ये आपका सेक्रेटरी जनरल है यूएनएसजी। ठीक है। देन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, इसके फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन। भाई
ये समझ गए होगे आप, लीडरशिप या डायरेक्शन देना यूएन को, उनके फंक्शन। देन आपका पीस कीपिंग पे, भाई पीस पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी रीजन में उसका ध्यान रखना। देन आपका ह्यूमन राइट्स की बात करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पर ध्यान रखना। देन आपके नोटेबल फिगर, मतलब कौन इंपॉर्टेंट फिगर रहे आज तक जिन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की। देन आपका इसमें नाम आ जाते हैं डैग हमर स्कोल्ज, देन आपका कॉफी अनन, बंकी मून, ये आपने सुना ही होगा, बहुत पहले, इससे पहले के यूएनएस जी थे। देन आपका एंटोनियो गुटरेस, ये आपके करंट के सेक्रेटरी जनरल है। चैलेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपस में। लिमिटिंग द एनफोर्समेंट एंड फोकस एरिया क्या है भाई, इनके मेन जो आपका चीजों को देखना है कि एक तो क्लाइमेट चेंज, आपकी ग्लोबल हेल्थ, और आपका मल्टीलेटरल कॉपरेशन, ये इन चीजों का ध्यान रखने का काम है आपका ऊंगा का। ऊंगा में भी आपका कौन, यूएनएसजी। ठीक है, तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल थे हिंदू के। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू।